नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 8 चैप्टर क्लास 7th की एनसीईआरटी के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 9th चैप्टर शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। ठीक, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों कह रहा है, जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। ठीक, वन का मतलब है कि बिना मानव के हस्तक्षेप के ये होते हैं। इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है घास स्थल यहाँ की मुख्य फसल होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जीवन में या यहाँ के रहन सहन में घास का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। ठीक, याद रखना, लगभग 1/4 हिस्सा क्या है, घास स्थल है। यहाँ पनपने वाले पौधे के प्रकार यहाँ की जलवायु एवं मिट्टी पर निर्भर करते हैं। ठीक, घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है जो घास स्थल होते हैं इनके लिए मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये ऐसे ही एरिया में होंगे जहाँ पर जो वर्षा है वो मध्यम होती है ना, मध्यम प्रकार की। इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है। एक तो शीतोष्ण प्रदेश के घास स्थल और दूसरा दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रदेश के घास स्थल। तो आज हम दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे प्रेरी की। देखिए हमने पहले विभिन्न घास स्थल मतलब हर कॉन्टिनेंट या देश के हिसाब से विभिन्न घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है ये हमने बात की है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं। ठीक, हमने पढ़ा था साउथ अफ्रीका के घास स्थल को क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों डाउन कहते हैं। और दोस्तों ब्राज़ील में क्या कहते हैं, कंपोज कहते हैं, है ना। ऐसे दोस्तों हमने काफ़ी पढ़े थे। ठीक, याद रखना। पैम्पास कहाँ कहते हैं, अर्जेंटीना में कहते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये समतल मंद ढलान या पहाड़ियों वाले प्रदेश हैं जहाँ पेड़ कम तथा घास अधिक होती है। ठीक, वास्तव में यह घास का विशाल क्षेत्र है। अधिकांश भागों में प्रेरी वृक्ष रहित है। क्या है, वृक्ष रहित है, मतलब घास ही घास है। परंतु निचले मैदानों के निकट भैया जहाँ नदी होंगी वहाँ पेड़ तो आ जाएंगे, वन भी आ जाएंगे। ठीक, निकट नदी घाटियों के साथ साथ यहाँ वन भी पाए जाते हैं। 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ के भूदृश्य की प्रधानता है। वास्तव में यह एक घास का सागर है। क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 2-2 मीटर तक की ऊंची घास पाई जाती है, इसलिए इसे घास का सागर कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रिएटा से हुई है जिसका अर्थ होता है साधवल। अब आगे बढ़ते हम लोग। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत है। याद रखना दोस्तों, जैसे ये प्रेरी है, ठीक, ये घास का मैदान है कोई प्रेरी। ठीक, इसके दोस्तों पश्चिम में क्या है, रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों, रॉकी पर्वत। ठीक, और बात की जाए इसके पूर्व में तो दोस्तों पूर्व में ये ग्रेट लेक से किससे घिरा हुआ है, ग्रेट लेक से। ठीक, याद रखना आप लोग, ग्रेट लेक से जो है ये घिरा हुआ है। उत्तर अमेरिका का मानचित्र देखिए, आप देखेंगे कि प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के कुछ भागों तक फैले हुए हैं। ये कहाँ तक फैला हुआ है, अमेरिका तथा कनाडा तक। अमेरिका के प्रेरी का अपवाहन मिसिसिपी नदी के द्वारा। ठीक, जो मिसिसिपी नदी का तंत्र है, मतलब मिसिसिपी और इसकी जो सहायक नदियाँ उसके द्वारा। जबकि कनाडा के प्रेरी का अपवाहन सास्केचुआन नदी के सहायक नदियाँ करती हैं। याद रखना, मिसिसिपी अमेरिका और जो सास्केचुआन है ये कहाँ पर दोस्तों, किसके लिए करती हैं, कनाडा के लिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेरी के घास के मैदान अमेरिकी मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल रहे हैं। वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पौनी के भी निवास रहे। याद रखना, अपाची कहाँ पर पाए जाते थे, ये प्रेरी घास स्थल की जनजाति थी। ठीक, अब दोस्तों आगे इसकी जलवायु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। देखिए महाद्वीपीय जलवायु का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है दोस्तों, जो एरिया समुद्र से जितनी ज़्यादा दूर होगी वहाँ पर उतना ज़्यादा महाद्वीपीयता होगा। महाद्वीपीयता का मतलब है कि वो उतना ज़्यादा जल्दी, अगर गर्मी पड़ेगी तो उतनी ही जल्दी गर्म होगा, और अगर ठंड पड़ेगी तो उतनी ही जल्दी ठंड होगा। मतलब कि जितना दूर समुद्र से होगा स्थान उतना ज़्यादा महाद्वीपीयता होगी। मतलब कि मान लीजिए ये वाला जो क्षेत्र है, इधर क्या है दोस्तों, समुद्र है, सागर है। ठीक,
तो जितने भी समुद्र के पास वाले एरिया होंगे यहाँ का तापांतर बहुत कम होगा। मतलब कि अगर गर्मी में 20 डिग्री है, 25 डिग्री तापमान है, तो सर्दी में कितना होगा दोस्तों? सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा 16 होगा, है ना, कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब 20 से 16 घटा दो, कितना आ गया? 4 डिग्री सेल्सियस का तापांतर। लेकिन जो बीच वाला हिस्सा होता है, जैसे अपने भारत में दिल्ली को ले लिया जाए, ठीक, तो दिल्ली में दोस्तों गर्मी का तापमान हो जाता है 48 डिग्री सेल्सियस और सर्दी में हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। अब तापांतर देख लो कितना हो गया? 44, है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, है ना, जो कि यहाँ पर समझाना जरूरी था। तो महाद्वीपता का मतलब इतना होता है कि यहाँ पर तापांतर काफ़ी ज़्यादा होता है। महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक से नीचे -20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब कि तापांतर यहाँ पर कितना देखने को मिला आपको? 40 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ विश्व की वार्षिक वर्षा सामान्य होती है, मतलब मध्यम टाइम की होती है ना, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। उत्तर दक्षिण अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनुक नामक एक स्थानीय पवन होती है, जिसको एक बॉक्स में बताया गया है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं। दोस्तों याद रखना, ये जो चिनुक है यह एक गर्म पवन है। एक तो ये स्थानीय है, कहाँ बहती? उत्तर अमेरिका में, मतलब प्रेरी घास के मैदान के आसपास। यह एक गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध होते हैं। कुल मिला के ये जो पवन है यहाँ के निवासियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, ठीक, मतलब कि सकारात्मक रूप से क्रिया करती है। अब आगे चलते हैं हम लोग। वनस्पति जात एवं प्राणी जात। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन होते हैं, जो कि अभी हमने पढ़ लिया है। जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ सरपत, ओल्डर एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उग आते हैं। 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। यद्यपि इस क्षेत्र की मुख्य फसल मक्का है। याद रखना, जो प्रेरी का क्षेत्र है यहाँ की मुख्य फसल कौन सी है दोस्तों? मक्का, ठीक, ये याद रखना, ये स्टेटमेंट बन सकता है। कौन सी है दोस्तों? मक्का। जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें आलू, सोयाबीन, कपास, अल्फाल्फा हैं। तो देखिए मक्का क्या है? यहाँ की मुख्य फसल है। मुख्य जरूर याद रखना, ठीक। जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त है। विशाल मवेशी फार्म को रैंच कहते हैं। मतलब जहाँ पर विशाल मवेशी पाले जाते हैं या चरते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तथा इसकी देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए हैं और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, काइकोट, गोफर एवं प्रेरी कुत्ता। ये देखिए कंबाइन दोस्तों, ये एक प्रकार की मशीन है जो कि जुताई, बुआई तथा थ्रेसर तीनों का काम एक साथ करती है। यहाँ के लोग के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं। अपने विपुल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है। विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट बना कि विश्व का धान्यागार किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्रेरी को किसे कहते हैं? प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, ठीक। दुग्ध उत्पादन का एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रम उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे वेल्ट, जो कि साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को किससे जानते हैं? घास स्थल को वेल्ट के नाम से, ठीक। दक्षिण अफ्रीका को ब्रिटिश उपनिवेश से बनने से पहले यह वेल्ट नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। पहले तो याद रखना है कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास स्थल है, ठीक, वेल्ड।
विल्ड 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। यह ड्रैकन्सबर्ग पर्वतों से घिरा है। याद रखना किससे घिरा है? ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। मान लो ये जैसे विल्ड है तो इसके पश्चिम में क्या है? कालाहारी रेगिस्तान है। उत्तर पूर्व में उच्च विल्ड स्थित है, मतलब ऊंचाई पर है ना, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए, विल्ड से घिरे देशों के नाम बताती है। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को संचित करती हैं। याद रखना कौन सी? ऑरेंज तथा लिम्पोपो नदी। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी न किसी प्रकार की घास पृथ्वी के धरातल पर लगभग सभी जगह पाई जाती है। उन स्थानों के नाम बताइए। तो ये सब दोस्तों आप लोग बता लेंगे अच्छे से। अब हम लोग यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। विल्ड दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ये दक्षिण गोलार्ध में। ठीक, अब देखिए क्या रहा है। जब विल्ड में ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय प्रेरी में कौन सी ऋतु होगी? तो दोस्तों ये पृथ्वी है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ये दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ पर विल्ड है। क्या है विल्ड? मतलब हम लोग इतना समझ गए कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। एक मिनट, ये दोस्तों कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पर है दोस्तों? सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब कि दक्षिण गोलार्ध में। और आप सभी को पता है यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ठीक, उत्तरी अमेरिका। तो यहाँ पर प्रेरी का मैदान है। अब आप सभी को पता होना चाहिए, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी दोस्तों? ठंड पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, विल्ड कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर जब ग्रीष्म पड़ेगी तो प्रेरी में दोस्तों कौन सी ऋतु पड़ेगी? शीत ऋतु पड़ेगी। ठीक, अब आगे कह रहा है, शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण विल्ड की जलवायु नम होती है। कैसी होती है? नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है एवं जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना होता है। क्योंकि दोस्तों अपने यहाँ तो जुलाई में गर्मी पड़ेगी क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन यहाँ पर जुलाई में उल्टा होगा, क्या पड़ेगा? ठंडी पड़ेगी। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको जो है गर्मी का तापमान ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री ही क्यों देखने को मिला? क्योंकि ये मध्य अक्षांश में, मतलब कि शीतोष्ण कटिबंध में है, जहाँ पर यही तापमान गर्मी के लिए काफ़ी माना जाता है। ठीक, विल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी। विल्ड क्षेत्र में दोस्तों वर्षा जो है वो नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है। यह विल्ड के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होता है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो सकता है। वनस्पति एवं प्राणी जाति। यहाँ वनस्पति विरल है। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास विल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। बबूल एवं मारोला ऊंचे हुए विल्ड में उगते देखे गए हैं। विल्ड के प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता एवं कुड्डू हैं। ठीक, निवासी विल्ड पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। विल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती। यद्यपि जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू। तंबाकू, गन्ना एवं कपास जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। कौन सा है? भेड़ पालन मुख्य व्यवसाय है। ठीक, याद रखना। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है तथा इससे विल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ की लोकप्रिय प्रजाति है। मेरिनो क्या है? यह एक भेड़ की प्रजाति है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना। तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण विषय है। पहला कौन सा है दोस्तों? भेड़ पालन, और दूसरा कौन सा है? दुग्ध उत्पादन। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपयोग एवं निर्यात के लिए किया जाता है। विल्ड में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। याद रखना, विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को। ठीक, किम्बर्ले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। हीरा एवं सोना के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था थी। अब आगे दोस्तों खत्म हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। उत्तर अमेरिका शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेरी। ये भी हमने पढ़ लिया है। उत्तर अमेरिकी घास स्थल के पशु चारागाह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक,
लेकिन जो इसकी देखभाल करते हैं उन्हें काउबॉय कहते हैं। वर्ल्ड को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम बताइए। तो दोस्तों हमने दो नदियों के बारे में पढ़ा था, एक थी लिम्पोपो नदी और दूसरी थी ऑरेंज नदी। इन दोनों की ही दोस्तों जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ पर अपवाहित होती हैं। वर्ल्ड में वर्षा ऋतु कब होती है? तो नवंबर से फरवरी के महीने में। दक्षिण अफ्रीकी घास स्थल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो दोस्तों वर्ल्ड के घास स्थल का मुख्य व्यवसाय हमने क्या पढ़ा था? भेड़ पालन, और जो दूसरा था वो था दुग्ध उत्पादन। अब आगे कह रहा है मिसिसिपी नदी अपवाहित होती है। तो दोस्तों नीचे होती है, मतलब कि नीचे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। डेक्कन पर्वत किसके पश्चिम में? तो वर्ल्ड के पश्चिम में, ठीक। मेरेनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के खनन के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है काउबॉय। काउबॉय क्या करता है दोस्तों? काउबॉय पाए जाते हैं कहाँ पर दोस्तों? प्रेरी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसको एक मिनट, काउबॉय जो है वो पशु की देखभाल करते हैं। सोना दोस्तों जोहान्सबर्ग है ना, विश्व की स्वर्ण राजधानी। कुडू दोस्तों ये भी एक प्रकार का पशु है, पशु में भी लगा सकते हैं, और या हम ये कह सकते हैं कि कुडू जो है ये वर्ल्ड में पाया जाता है। चिन्नूक दोस्तों गर्म पवन है। और कोयला दोस्तों, ये दोस्तों इसको हम लोहा एवं इस्पात से मिला देंगे, ठीक। तो दोस्तों आज का चैप्टर आज कंप्लीट होता है। आज ही दोस्तों हम लोग रेगिस्तान में जीवन ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। आज कर लेंगे या फिर कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्लास 7 की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी। क्लास 8 में भी दोस्तों पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका हमने एमसीक्यूज कराया था। अब क्लास 8 का जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज पूरा क्लास 8 भी कंप्लीट होगा। 9th 10th 11th और 12th, मतलब कि जितने भी चैप्टर हैं, है ना, 12th तक हम लोग सब अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो, है ना। बाकी जो इकोनॉमी में हमें सिर्फ 9th से 12th तक पढ़ना है, जो कि इनफ है, ठीक। और इंडियन पॉलिटी में भी दोस्तों हम लोग, एक तो इंडियन पॉलिटी के लिए तो दोस्तों जो लक्ष्मीकांत है वो इनफ है ना, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ना है हम लोगों को, वो अच्छे से पढ़ेंगे। और बाकी दोस्तों कुछ एनसीईआरटी में भी पॉलिटी के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, कुछ टॉपिक, वो भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, है ना। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, फुल मोटिवेटेड रहिए, है ना। और कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। तो दोस्तों आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।